हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज की हम क्लास कंटिन्यू करेंगे कंजंक्शंस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजंक्शन यानी कि जो हर एग्जाम में पूछे जाता है, कंजंक्शन अनटिल और अनलेस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजंक्शन है, अनटिल और अनलेस। चलिए, ये दोनों ही कंजंक्शन का कार्य करते हैं सेंटेंस में, और इनका अगर हम हिंदी मीनिंग करते हैं तो वो निकल कर आता है जब तक। ठीक है, तो और यहाँ पर ये दोनों हैं नेगेटिव वर्ड्स, यानी कि ये नेगेटिव वर्ड होते हैं और इनके साथ हम नो का यूज नहीं करेंगे। इनके साथ जो टेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, यानी कि पेपर में एरर किस तरह से आएगा कि ये इसके साथ अनटिल और अनलेस के साथ आपको नोट लगा कर दे देंगे, तो जो कि रॉन्ग होगा, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव वर्ड है तो ये नोट नहीं लेते। इसके साथ आपको किसी और टेंस यानी कि विल, फ्यूचर, विल लगा कर दे देंगे, जो कि रॉन्ग है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लेते हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। जो फर्स्ट डिफरेंस है कि जो अनटिल होता है वो प्रीपोजिशन का वर्क भी करता है और कंजंक्शन का कार्य भी करता है सेंटेंस में, बट अनलेस जो होता है वो सिर्फ कंजंक्शन का ही कार्य करता है, का ही वर्क करता है। अनटिल प्रीपोजिशन का कैसे करता है, अनटिल प्रीपोजिशन कैसे है देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा, वेट हियर अनटिल मंडे। अब मंडे क्या है? मंडे एक नाउन है और नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। तो यहाँ का अनटिल क्या है? प्रीपोजिशन है। और वेट हियर अनटिल आई कम, तुम वेट करो जब तक मैं नहीं आ जाता। तो यहाँ का जो अनटिल है वो कंजंक्शन है। तो इस तरह से अनटिल जो होता है वो प्रीपोजिशन का भी और कंजंक्शन का भी होता है, यानी कि अनटिल प्रीपोजिशन का पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है, बट जो अनलेस है वो सिर्फ कंजंक्शन का ही काम करता है। नेक्स्ट है कि अनटिल और अनलेस के बीच में जो डिफरेंस है वो है कि अनटिल जो होता है वो हमें टाइम बताता है, बट अनलेस जो होता है वो हमें कंडीशन बताता है। यानी कि अनटिल जो है सेंटेंस में टाइम बताने का कार्य करता है और अनलेस जो है वो कंडीशन बताता है। एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा, आई विल वेट हियर अनटिल अनलेस ही कम्स, यानी कि मैं यहाँ पर वेट करूंगा जब तक वो नहीं आ जाता। तो उसके आने में टाइम बताया जा रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा कंजंक्शन करेक्ट होगा? अनटिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा, द स्टूडेंट्स वर नॉट सपोज्ड टू लीव द हॉल अनटिल और अनलेस द एग्जाम वाज ओवर, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जब तक अपना हॉल नहीं लीव कर सकते हैं जब तक एग्जाम ओवर ना हो जाए। तो एग्जाम के ओवर होने में भी हमें समय बता रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा कंजंक्शन यूज होगा? अनटिल। यू विल नॉट गेट द लोन अनटिल और अनलेस यू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो कंडीशन बता रहा है, यानी कि जब तक लोन नहीं मिलेगा, इस कंडीशन पर लोन नहीं मिलेगा जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज होगा? अनलेस, क्योंकि अनलेस जो होता है वो कंडीशन डिनोट्स करता है और अनटिल जो होता है वो टाइम को डिनोट करता है। अब चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है इफ। इफ क्या बताता है? इफ भी कंडीशन बताता है। इफ भी कंडीशन बताता है सेंटेंस में। इफ कंजंक्शन का कार्य करता है, ठीक है। जब इफ कंजंक्शन का कार्य करता है तो ये कंडीशन बताता है, बट अब डाउट ये है कि जो अनलेस है, अनलेस भी सेंटेंस में कंडीशन ही बताता है। अनटिल तो टाइम डिनोट्स करता है, बट ये दोनों ही कंडीशन बताते हैं। तो इन दोनों कंजंक्शन में डिफरेंस क्या होगा? तो इन दोनों कंजंक्शन में डिफरेंस होगा कि जो हमारा इफ है, यानी कि जो इफ है वो नॉट लेगा, यानी ये एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, बट अनलेस जो है वो अपने आप में नेगेटिव है, तो इसमें नो यूज ऑफ नॉट।
सबसे मेन डिफरेंस इसमें यही है कि यहाँ पर हम इफ के साथ नॉट लगा सकते हैं बट अनलेस के साथ नॉट नहीं लगा सकते हैं। सो क्या हुआ कि इफ प्लस नॉट यानी कि इफ और नॉट मिलकर क्या बनाते हैं, अनलेस बनाते हैं। यानी कि जो काम अनलेस करता है सेंटेंस में वो इफ प्लस नॉट करता है, इफ और नॉट मिलकर करता है। अनलेस और इफ में एक और सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं। यानी कि जब हमारा इफ कंडीशन बताने का काम करता है तो उसका जो टेंस है वह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। जैसे कि अनलेस जब कंडीशन बताता है तो वह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में कि दोनों कंडीशन बताते हैं, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं, बट द मेन डिफरेंस इज कि इफ के साथ नॉट आएगा और अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब सेंटेंस से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा इफ ही विल कम आई विल गो। यानी कि अगर वह आता है तो मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पर जो इफ है वह कंडीशन बता रहा है और अभी हमने पढ़ा कि जब इफ कंडीशन बताने का कार्य करता है तब हम उसके साथ कौन सा टेंस लेंगे, तब हम उसके साथ लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इफ ही कम्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ ही कम्स आई विल गो। इफ ही कम्स आई विल गो। बट इफ जब सेंटेंस में कंडीशन बताने का कार्य करता है वह तभी सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है। कभी कभी इफ के साथ हम फ्यूचर टेंस यानी विल भी देखते हैं, तब वहां पर इफ कंडीशन नहीं बताता, डाउट बताता। तो हमारा जो नोट है वो ये है कि इफ अगर सेंटेंस में डाउट बताता है तब उसके साथ हमारा फ्यूचर टेंस भी यूज हो सकता है, फ्यूचर टेंस भी आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आई डोंट नो इफ ही विल कम। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं आएगा। इफ ही विल कम, तो यहाँ पर जो विल है, विल का यूज हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हम इफ का यूज डाउट के लिए करते हैं तब हम उसमें फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं। बट अगर इफ का यूज कंडीशन बताने के लिए किया जा रहा है तो वहां पर हम किस टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है वेदर। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है इफ और वेदर, क्योंकि इफ और वेदर दोनों कंजंक्शन ही कंडीशन बताने का काम करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कंजंक्शन है वो है वेदर। अभी हमने पढ़ा कि इफ जो है वो सेंटेंस में कंडीशन बताता है और डाउट बताता है, और जो वेदर होता है वो भी डाउट बताएगा। यानी कि ये दोनों ही सेंटेंस में डाउट बताने का काम करते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस कैसे होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा कि आई डोंट नो इफ ही विल कम। मुझे नहीं पता वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इफ का यूज किया गया है वो डाउट बताने के लिए किया, तो यहाँ पर इफ करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा कि आई डोंट नो वेदर ही विल कम। मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वेदर यूज किया गया है डाउट बताने के लिए वो भी करेक्ट है। यानी कि बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट है। बट डिफरेंस इज कि आई डोंट नो इफ और वेदर ही विल कम और नॉट। यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में हमने और नॉट का यूज किया, यानी कि और नॉट आ रहा है। तो अब ना तो अब इफ और वेदर कौन सा यूज करेंगे, अब इफ का यूज नहीं होगा, वेदर का यूज होगा। यानी कि डाउट बताने के लिए हम दोनों कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, बट अगर सेंटेंस में और नॉट आ गया तब हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, वेदर का। इसका अपोजिट है दैट। दैट हमें श्योरिटी बताता है, यानी कि जब हम डाउट में नहीं है, फुल श्योर हैं, तब हम किसका यूज करेंगे,
दैट कंजंक्शन का। मैंने एग्जांपल लिखा कि आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही विल नॉट कम, कि वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज होगा? दैट के अलावा और कोई कंजंक्शन यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कितने कंजंक्शन लर्न किए, अनटिल, अनलेस, इफ और वेदर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कंजंक्शन। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है एज और सो। ये दोनों ही सेंटेंस में रीजन बताने का काम करते हैं। तो हम कभी भी एज के साथ सो का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज ही बिजी सो ही कुडंट कम, क्योंकि वह बिजी है तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हम एज से भी रीजन बता रहे हैं, तो दोबारा से सो रीजन बताने के लिए सो का यूज नहीं करेंगे, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। As he was busy, therefore he couldn't come। तो पेपर में इस तरह से एरर आएगा जिसमें कि therefore wrong है, क्योंकि ये पहले से ही रीजन बता रहा है ऐसे, तो दोबारा से therefore जो कि खुद रीजन बताता है, कंजंक्शन का यूज नहीं होगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ। द रीजन के साथ हमेशा किसका यूज होगा? दैट कंजंक्शन का। ना इसके साथ बिकॉज आएगा, पेपर में बिकॉज लगा कर दे देंगे, ना इसके साथ ड्यू टू आएगा, क्योंकि एग्जाम में एरर में ड्यू टू लगा कर देंगे। तो द रीजन व्हाई ही फेल्ड, यानी कि उसके फेल होने का जो रीजन है, वाज बिकॉज ही वाज केयरलेस, वो है कि वो केयरलेस है। तो यहाँ पर बिकॉज कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, इसके प्लेस पर आएगा दैट। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर दैट भी नहीं आता, यानी कि या तो दैट आएगा या फिर कोई भी कंजंक्शन नहीं आएगा, तो द रीजन फॉर हिज फेलियर ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, तो यहाँ पर ड्यू टू नहीं आएगा, क्योंकि या तो रीजन के साथ कोई भी कंजंक्शन नहीं आएगा या आएगा तो सिर्फ दैट आएगा। तो इस तरह से पेपर में वो एरर दे देते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा अनटिल, अनलेस, दोनों के हमने मीनिंग को जाना कि दोनों सेम मीनिंग बताते हैं, बट उनका डिफरेंस देखा। फिर उसी तरह से अनलेस और इफ जब सेंटेंस में कंडीशन बताते हैं, तब हम क्या उनके बीच का क्या डिफरेंस देखते हैं कि इफ के साथ नॉट आता है, जबकि अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है। फिर हमने देखा कि इफ और वेदर दोनों ही सेंटेंस में डाउट बताते हैं। जब दोनों सेंटेंस में डाउट बताते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस है कि जो वेदर है वो हमेशा और नॉट वाले सेंटेंस में वेदर ही आएगा, अदरवाइज दोनों ही सेंटेंस में करेक्ट है डाउट बताने के लिए। दैट श्योरिटी बताने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। और अब हमने नेक्स्ट कंजंक्शन पढ़ा एज और सो, यानी कि पेपर में किस तरह से एरर आएगा कि एज के साथ वो सो या देयरफॉर लगा देंगे, जबकि ये तीनों ही हमें सेंटेंस में रीजन बताने का काम करते हैं, तो हम इसके साथ कोई भी एज के साथ कोई भी देयरफॉर या सो कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है द रीजन। द रीजन के साथ बिकॉज या ड्यू टू लगा कर देंगे, बट हम उसके साथ सिर्फ दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं या फिर किसी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी, तो आप आगे के जो कंजंक्शन है हम उसमें क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।